हेलो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 4.3। बुक है आपकी एनसीईआरटी और एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 4.3 का 5 क्वेश्चन है जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होगा। अब मैं इस एनसीईआरटी के बुक के एक्सरसाइज 4.3 के सभी प्रश्नों को हल करने का रूल, कायदा, कानून, नियम और फार्मूला आपको बताऊंगा, जो बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। आप इस वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा, ये आपके 12th एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देने वाली है। ओके बच्चों, ध्यान दीजिए, आज का हमारा वीडियो है इस एनसीईआरटी के बुक एक्सरसाइज 4.3 के लिए। एक्सरसाइज 4.3 के सभी प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हम आपको फार्मूला बताएंगे और आसानी से सॉल्व करने का तरीका बताएंगे आपको। बहुत ही बेहतरीन है, जो एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आपके लिए बहुत ही अधिक योगदान देने वाली है। तो आइए, एनसीईआरटी ये आपको यूपी और सीबीएसई दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप सबको पता होना चाहिए बोर्ड का जो एग्जाम होता है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में लिख के आता है। इसीलिए यूपी बोर्ड का पेपर हो या सीबीएसई बोर्ड का पेपर हो, टॉपिक सेम होता है, सिलेबस सेम होता है और क्वेश्चन भी सेम होता है। बुक दोनों में एक ही प्राइस रहती है, फर्क इतना रहता है कि एक हिंदी में होती है और एक इंग्लिश में। ओके, अब इस एक्सरसाइज 4.3 के लिए मैं आपको बता दूं, एक ट्रायंगल का यूज किया गया, जैसे कि ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी। ये ट्रायंगल ए बी सी है। ट्रायंगल ए का कोऑर्डिनेट x1 y1, b का x2 y2 और 3 का है x3 y3। ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के वर्टेक्स ए बी सी दे दिया गया है और इसके जो वर्टेक्स जो कोऑर्डिनेट होंगे वो x1 y1, x2 y2 और x3 y3 दे दिया है। अगर पूछा जाए कि किसी ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने का फार्मूला बताइए, तो हम डिटरमिनेंट के माध्यम से किसी भी ट्रायंगल के एरिया का फार्मूला फाइंड कर सकते हैं। कैसे? मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 और यहाँ पर लिखेंगे x1 x2 x3 y1 y2 y3 और यहाँ लिखेंगे 1 1 1। ऐसे इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे कि इसको हम लिख सकते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर x1 लेते हैं तो ये कॉलम और ये रो खत्म हो जाएगा, आपका यहाँ हो जाएगा y2 y3 1 1। अगर हम y1 लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा ऐसे, ये कॉलम और ये रो खत्म हो जाएगा, आपका हो जाएगा x2 x3, यहाँ पे आपका ये रो और ये कॉलम x1 x2 x3 और ये हो जाएगा आपका 1 1। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम 1 लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका ये कॉलम और ये रो खत्म हो जाएगा, यहाँ पे आपको होगा x2 x3 y2 y3। इस तरह आप इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके, और इस तरह इस ट्रायंगल के एरिया फाइंड कर सकते हैं। अब इसको करने के लिए आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। फिर ये है x1, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें और इसका इसमें, ये आपको मिलेगा y2 माइनस y3। ये y1 यहाँ मिल जाएगा आपको x2 माइनस x3 और ये 1 रहेगा आपका, और यहाँ आपको मिलेगा x2 y3 माइनस x3 y2। ओके, इस तरह किसी ट्रायंगल का अगर वर्टेक्स आपको पता हो तो उस ट्रायंगल के एरिया फाइंड करने के लिए आप इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों अब हम आपको बता दें, ध्यान दीजिए कि ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए इस पे ढेर सारे रूल अप्लाई होंगे और इसके ढेर सारे केसेस तैयार होंगे। अब आपको बता दें कि एग्जाम में पूछता है किसी ट्रायंगल के वर्टेक्स की तरफ 3 कोऑर्डिनेट दे देगा, x1 y1 x2 y2 x3 y3।
और पूछ सकता है कि क्या ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब ये होता है कि ये तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में है। अगर कोई ट्रायंगल रहता है तो ट्रायंगल के बस दो ही पॉइंट स्ट्रेट लाइन में होते हैं, तीसरा पॉइंट स्ट्रेट लाइन में नहीं होता है। अगर ये तीनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन में होंगे, मान लीजिए ए यहाँ है, बी यहाँ है और सी यहाँ है, तो ये ट्रायंगल नहीं बन पाएगा। और जब ये ट्रायंगल नहीं बनेगा तो ये तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में होंगे, तो इस तीनों पॉइंट को हम कहेंगे कि ये कोलिनियर है। क्या है? समरेख है। हिंदी में कहते हैं कि ये समरेख है, ये कोलिनियर है। और तब इस ट्रायंगल के फार्मूला पे, तब किसी ट्रायंगल के जो ये कोऑर्डिनेट दे दिए गए उनको रख के अगर सॉल्व किया जाए तो उसका रिजल्ट कितना आ जाएगा? 0। जब रिजल्ट 0 आ जाएगा तो ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हो जाएंगे। ये तीनों पॉइंट क्या होंगे? कोलिनियर हो जाएंगे। कोलिनियर का मतलब ये स्ट्रेट लाइन में तीनों पॉइंट है और इसका एरिया क्या होगा? 0 होगा। जब एरिया 0 हो जाएगा तो मतलब कि कोलिनियर है, और एरिया 0 नहीं है यानी कोलिनियर नहीं है, वो क्या है? वो ट्रायंगल है। ओके, तो अब हम इस फार्मूला के सहारे से आपको इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने को बताते हैं। बच्चों ध्यान दीजिए, इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल with vertex at the point given in each of the following। कह रहा है कि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हैं, त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हैं, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब डिटरमिनेंट के मेथड से हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 3 टॉपिक है। यहाँ पे पहला एक त्रिभुज के तीनों वर्टेक्स दे दिए, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे एक त्रिभुज के तीनों वर्टेक्स दिए, और तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे। आप लोगों के पास अगर एनसीईआरटी की बुक है एक्सरसाइज 4.3 ओपन करके और ये आप देख सकते हैं। अब इसमें 1 2 3 दिया है और तीनों एक ही नियम से होगा। हम इसमें से किसी एक को बता रहे हैं, बाकी के 2 आप करें। ओके, आइए हम इसमें से इस टॉपिक को ले लेते हैं। इसको यहाँ पे क्वेश्चन सेकंड को हम लेते हैं। यहाँ पॉइंट दिया है 2 7 1 1 10 8। मान लीजिए ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल, इसका वर्टेक्स ए बी सी। ए का कोऑर्डिनेट अगर 2 7 हो, बी का कोऑर्डिनेट 1 1 हो और सी का कोऑर्डिनेट 10 8 हो, तो इसको हम x1 y1 x2 y2 x3 y3 कहेंगे। फार्मूला के अनुसार अगर इसका एरिया हम निकालते हैं तो फार्मूला होगा 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। ध्यान दीजिए दोस्तों, अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/2। अब x1 यहाँ से 2, x2 यहाँ से 1 और x3 10। उसी तरह y1 होगा 7, y2 1 है और y3 8 है, और यहाँ हम लिख लेंगे 1 1 1। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखेंगे 1/2। अगर हम इस 2 को लेते हैं तो ये कॉलम और ये रो खत्म हो जाएगा, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 1 8 1 1 1 8 1 माइनस 7 माइनस का 7। ये कॉलम और ये रो खत्म 1 10 1 1 1 10 1 1। फिर अगर इस 1 को हम लेते हैं तो ये होगा 1, और ये कॉलम और ये रो खत्म 1 1 10 8। दोस्तों अब सभी लोग ध्यान से देखिए, बहुत ही सिंपल है, कैलकुलेशन है। मैथमेटिक्स में प्लस माइनस का बस ध्यान रखा जाता है। अगर प्लस माइनस का मेंशन अगर हम कर लेते हैं तो फिर सवाल का आंसर आसानी से आ जाएगा। अब यहाँ देख सकते हैं आप लोग 2, इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए 1 -8 -7, इसका इसमें मल्टीप्लाई 1 - 10 +1, और ये होगा 8 - 10। ओके, ये 1 - 2 1/2, और ये होगा 2 × -7।
-2 है -16 है 14 है, इसको ऐड कर देंगे ये हो जाएगा -16 यानी 1/2 और इसको लिखेंगे यहाँ पे कैरी करेंगे ये होगा 13 से 6 माइनस करेंगे 7 हो जाएगा और यहाँ बचेगा आपका 5 में से 1 माइनस करेंगे 4 हो जाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे 47/2 मतलब ये हो जाएगा 2 3 1 2 23 4 1/3 ये हो जाएगा आपका स्क्वायर यूनिट। तो दोस्तों आपको ये देखने को मिल रहा है, ध्यान दीजिएगा कि इस एक्सरसाइज से हम पहला क्वेश्चन लिए और पहला क्वेश्चन में ये हम दूसरा टॉपिक ले लिए, पहला और दूसरा आप लोग इसी की तरह करेंगे और यहाँ पे इसका एग्जाम्पल के रूप में हम इसको सॉल्व किए हैं। x1 y1 x2 y2 x3 y3 माने फार्मूला जो हम आपको यहाँ बताया है सेम टू सेम उसी फार्मूले का प्रयोग करके और कैलकुलेशन किए हैं, कैलकुलेशन करके हम आपको रिजल्ट दिया है जो 47/2 मतलब 23 होल 1/2 स्क्वायर यूनिट आपका रिजल्ट आता है। इस तरह आप कोई भी ट्रायंगल ले लें और उसका एरिया फाइंड करने के लिए आप इस फार्मूले का इस्तेमाल करें, इसका रिजल्ट आपको मिलेगा। ओके दोस्तों ध्यान दीजिए, ये आपकी एनसीईआरटी की बुक है और इसका दूसरा क्वेश्चन ध्यान दीजिए कह रहा है एक्सरसाइज 4.3 का दूसरा क्वेश्चन यहाँ स्पष्ट दिख रहा है, कह रहा है सो दैट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 सो दैट पॉइंट जाहिर सी बात है टॉपिक मैथ का है तो बुक तो लेना पड़ेगा, अरे क्वेश्चन तो याद रहता नहीं है इसलिए बुक से क्वेश्चन नोट करना पड़ेगा तभी तो बताएंगे। कह रहा है सो दैट पॉइंट, कह रहा है ए है आपका ए बी प्लस सी एंड दूसरा पॉइंट है आपका बी सी प्लस ए एंड तीसरा पॉइंट है आपका सी ए प्लस बी ओके आर कोलिनियर। देखिए दोस्तों अभी हम आपको बताया है कि अगर कोई 3 पॉइंट दे दिया हो जैसे ए बी सी, ये 3 पॉइंट, ये ए है ये बी है और ये सी है, अगर कोई 3 पॉइंट आपको दे दिया गया हो उसको कोलिनियर प्रूफ करना है, ठीक है। तो कोलिनियर प्रूफ करने का मतलब अगर किसी 3 पॉइंट से ए बी सी से अगर कोई ट्रायंगल बन रहा हो तो ट्रायंगल का तो एरिया होगा, लेकिन अगर यही 3 पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन पे हो ए बी सी एक स्ट्रेट लाइन पे हो तो एक स्ट्रेट लाइन का एरिया क्या होगा 0 होगा। अगर इस तीनों पॉइंट को हम इसको x1 y1 x2 y2 x3 y3 मान लेते हैं और मान के इस ट्रायंगल के एरिया के फार्मूले पे रख के इसको सॉल्व करते हैं और फाइनल रिजल्ट एरिया हमारा 0 आता है, तो हम कहेंगे कि ए बी सी ये जो 3 पॉइंट है ये एक स्ट्रेट लाइन में है, किसमें है एक स्ट्रेट लाइन में है और स्ट्रेट लाइन में इसलिए है कि इसका एरिया क्या आ गया 0 आ गया और ये प्रूफ हो जाएगा कि कोलिनियर है। अगर ये कोलिनियर नहीं होगा तो इसका एरिया 0 नहीं आ सकता। आइए देखते हैं दोस्तों, मान लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है हमको 1/2 और यहाँ लिखते हैं x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। ये आपका क्वेश्चन ए बी सी पॉइंट दे दिया है और कह रहा है कि प्रूफ कीजिए कि ये कोलिनियर है। अगर कोलिनियर है तो कोलिनियर का मतलब कि ये तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन पे होनी चाहिए और अगर ये तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन पे हैं तो ट्रायंगल नहीं बनेगा और स्ट्रेट लाइन का जो एरिया होगा वो 0 होगा। तो अगर हम इसको ट्रायंगल के फार्मूले पे रखते हैं और एरिया 0 आता है तो हम कहेंगे कि तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन पे हैं, अतः यह ट्रायंगल नहीं बन सकता या कोलिनियर है, हमारा टॉपिक प्रूफ हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम वैल्यू लेते हैं, ध्यान दीजिए 1/2। अब यहाँ ए बी सी दे दिया है और यहाँ दिया है आपका बी प्लस सी प्लस ए और ये है ए प्लस बी और यहाँ लिखेंगे 1 1
ध्यान दीजिए दोस्तों, ये कॉलम आपके सामने दिख रहा है। अगर ये कॉलम दिख रहा है तो हम लोग डिटरमिनेंट को पढ़ते समय रो और कॉलम के ढेर सारे प्रॉपर्टी पढ़े, उनमें से एक प्रॉपर्टी अगर हम यहाँ यूज करते हैं, मतलब यूज ये करेंगे कि अगर हम C1 की जगह, ये C1 है, ये C2 है और ये C3 है, C1 की जगह C1 प्लस C2 लिखते हैं तो कुछ रिजल्ट हमको ऐसे मिलेगा, C1 प्लस C2 यानी A प्लस B प्लस C, और ये है आपका पहले से B प्लस C 1, सब में हमको ये मिलेगा A प्लस B प्लस C, और ये है आपका C प्लस A, और फिर यहाँ A प्लस B प्लस C, और फिर आपका यहाँ पे A प्लस B 1 1। दोस्तों ध्यान दीजिए, इस कॉलम के सारे एलिमेंट सेम है, इसको हम कॉमन ले लेंगे, यानी C1 से हम A प्लस B प्लस C कॉमन कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पे अब बचेगा आपका 1 1 1, और ये है आपका B प्लस C, C प्लस A प्लस B, और ये 1 1 1। ध्यान दीजिएगा, हम डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी में स्टडी किए हैं कि अगर किसी डिटरमिनेंट के दो कॉलम या दो रो इक्वल हो जाए तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि C1 और C3, मतलब C1 इक्वल टू C3 है, इसका मतलब इस डिटरमिनेंट का C1 और C3 दो कॉलम इक्वल है, तो प्रॉपर्टी के अनुसार 1/2 A प्लस B प्लस C, और इस डिटरमिनेंट की वैल्यू हुआ 0, और इसका इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हुआ 0। ओके दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अब जो ये पॉइंट A B C है, हम मान लिए थे कुछ देर के लिए कि वह एक ट्रायंगल का वर्टेक्स का पॉइंट है, और वर्टेक्स का पॉइंट मान के और हम इस एरिया का फार्मूले को इसे रख के सॉल्व किए हैं, तो एरिया उसमें 0 हो गया। तो अब ध्यान दीजिएगा, एरिया जब ये 0 हो गया है दोस्तों, तो हम अब ये कह सकते हैं कि हमने जिस ट्रायंगल के पॉइंट, जिस पॉइंट को ट्रायंगल का वर्टेक्स माना था, वह ट्रायंगल का वर्टेक्स नहीं है, वह तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में है, और वह एक स्ट्रेट लाइन में है जिसका एरिया 0 आ रहा है, वह कोलिनियर क्या है, यानी जो ये A B C 3 पॉइंट दिया है, ये तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में है A B C, इसीलिए इसका एरिया क्या आया है, 0 आया है, नहीं तो 0 नहीं आता। और हमारा कंडीशन क्या प्रूफ करना था, कोलिनियर, तो यहाँ प्रूफ हो जाता है, आप लिख देंगे टॉपिक में कि हैंस प्रूफ the given at the point of a triangle at line it is always 0, the area is 0। okay बच्चों ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या रहा है, फाइंड वैल्यू ऑफ k if area of triangle is 4 square unit and vertex are फर्स्ट एंड सेकंड। अब यहाँ पे दो ट्रायंगल दिया है और दोनों ट्रायंगल के वर्टेक्स अलग अलग दे दिया। पहला ट्रायंगल फर्स्ट नंबर पॉइंट जिसके वर्टेक्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, दूसरा ट्रायंगल के लिए वर्टेक्स यहाँ पे दिया गया। कह रहा है कि दोनों ट्रायंगल के लिए अगर हम मान के चलें कि ये जिस ट्रायंगल का वर्टेक्स दिया है उसका एरिया 4 स्क्वायर यूनिट है, और ये जिस ट्रायंगल का वर्टेक्स दिया है उसका भी एरिया 4 स्क्वायर यूनिट है। तो बताइए कि इनमें भी और इसमें भी k का वैल्यू क्या होगा। इनमें से हम किसी एक को सॉल्व करेंगे बच्चों, दूसरा आप लोग सॉल्व करेंगे और कमेंट करेंगे। अगर किसी को डाउट होता है तो हमसे डिस्कस करेंगे। फिर ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन है, ये एक ट्रायंगल है A B C, मान लीजिए इसका वर्टेक्स K0 4 0 और ये 0 2। इसको हम x1 y1 x2 y2 x3 y3 करते हैं। अब इसका एरिया ऑलरेडी दे दिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल फार्मूला लिखेंगे 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। अब ये दे दिया है आपका 4, ऑलरेडी दे दिया है 4, देखिए ये 4 दे दिया है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे 1/2, यहाँ लिखिए कि x2 आपका हो गया 4 और यहाँ
y1 आपका 0 है, फिर y2 भी आपका 0 है और y3 आपका 2 है, 1 1 1 और यहाँ आपका दे दिया है 4। बच्चों ध्यान दीजिए, इस 2 को पहले हम इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर आपका बचेगा k 4 0 0 0 2 1 1 1 और ये 4 2 का 4 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 8। देखिए इनमें से हम किसी एक को लेके आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी कॉलम किसी भी रो। अगर हम कॉलम C2 को लेते हैं, C2 को इसलिए लेंगे कि इस कॉलम में 2 पॉइंट 0 है और बस एक पॉइंट को लेके हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, इस 2 को लेंगे, कैसे लेंगे, जैसे कि अगर ये प्लस ये माइनस ये प्लस होता है, उसी तरह ये माइनस प्लस माइनस, ये बीच वाला पॉइंट है ये माइनस में होगा। अब ध्यान दीजिएगा, हम लेते हैं -2, जब -2 लेंगे तो ये कॉलम और ये रो दोनों खत्म हो जाएंगे, बचेगा आपका k 4 1 1 = 8, क्योंकि इसका वैल्यू 0 आएगा, इसका वैल्यू 0 आएगा। इस 2 से ये 8 कट जाएगा, ये आपका माइनस है, ये 4 बार में कटेगा, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे k और इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा 4 और ये आपका आया 4। इस माइनस का इसमें अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये होगा -k और ये होगा +4 और ये 4। इसको अगर इधर करते हैं तो ये -k = 4 - 4, इसका रिजल्ट आपका आ गया 0, यानी k = हुआ 0। यहाँ k की वैल्यू दोस्तों आपको 0 मिल जाएगी। ओके, इसमें कोई डाउट नहीं है, सिंपली हम 0 करते हैं। ध्यान दीजिए बच्चों, एक्सरसाइज 4.3 का ये चौथा क्वेश्चन है और चौथे क्वेश्चन में 2 पॉइंट दिया। पहला पॉइंट है फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 1 2 and 3 6, 2 पॉइंट दे दिया यूजिंग डिटरमिनेंट। और दूसरा क्वेश्चन भी वही है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट 3 1 and 9 3 यूजिंग डिटरमिनेंट। अब ध्यान दीजिए, यहाँ 2 क्वेश्चन जो है, इन दोनों में से मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, दूसरा क्वेश्चन आप लोग करेंगे और ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। पिछले बार का पेपर देखिएगा, एग्जाम में पूछा गया है। इसमें कह रहा है कि 2 पॉइंट दे दिया है और 2 पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन बनता है। इनमें से मैं कोई भी सॉल्व कर सकता हूँ, ध्यान दीजिए। पहला ही बता देता हूँ सॉल्यूशन में। फर्स्ट पहला क्वेश्चन बता रहे हैं, फर्स्ट फिर फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। 2 पॉइंट दिया है, है ना, 2 पॉइंट A 1 2 and B 3 6। अब आप बताइए, अगर 2 पॉइंट कहीं भी ले लिया जाए तो 2 पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन ही बनेगा ना। अगर किसी भी हम 2 पॉइंट को लेते हैं A और B तो इस 2 पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन बनता है बस। और कह रहा है कि डिटरमिनेंट का फॉर्मूला यूज करके आप इस 2 पॉइंट से इन दोनों पॉइंट से बनने वाले लाइन का इक्वेशन बनेगा। तो चलिए हम मान लेते हैं एक तीसरा पॉइंट यहाँ है जिसका हम नाम रख देते हैं P और ऐसे हम लाइन खींचते हैं P। ध्यान दीजिए, ये आपका B है और ये आपका A है। अगर 2 पॉइंट रहता जैसे कि 1 2 and 3 6 तो 2 पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन बन सकता है। अब 2 पॉइंट को लेके हम डिटरमिनेंट के फार्मूला में यूज तो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि डिटरमिनेंट का फार्मूला यूज करने के लिए हमें 3 पॉइंट चाहिए। तो हम एक तीसरा पॉइंट P लेते हैं जो A B के सामने ही होता है, जो इसकी कोलिनियर कंडीशन में होता है, और मान लेते हैं कि इसका पॉइंट x और y है। अब हम 3 पॉइंट A B P ले लिए और 3 पॉइंट का जब कोलिनियर होता है, जब तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं तो उन तीनों पॉइंट से जो एरिया फाइंड होता है वो 0 होता है। तो हम ये लिख सकते हैं कि ABP at straight line, okay, is कोलिनियर। ये कोलिनियर हो गए, मतलब कि एरिया ऑफ
ABP इज 0, एरिया ऑफ ABP इज 0, मतलब इसका जो एरिया है वो 0 इक्वल नहीं होगा। अब हम अगर इसको ये कहते हैं ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, और ये आपका x3 और y3 हो गया, तब हम यहाँ लिख सकते हैं 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 और ये होगा आपका 0। ध्यान दीजिए, इस 1/2 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। x1 की वैल्यू यहाँ से ले लीजिए, x2 की वैल्यू यहाँ से और x3 की वैल्यू यहाँ से, y1 की वैल्यू यहाँ से लीजिए, y2 की 6 और y3 y, बाकी तो ये 1 1 और ये हो गया 0। अब इस 1 को अगर हम लेके सॉल्व करते हैं, चाहे नीचे से हम इधर से भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम x को लेके सॉल्व करते हैं x को, तो ये आपका कॉलम और ये रो खत्म हो जाएगा और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम, इसका 2 और ये होगा 6, y लेंगे तो ये -y होगा, ये कॉलम और ये रो खत्म हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और इसका यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे फाइनली जब हम 1 लेते हैं तो ये कॉलम और ये रो खत्म हो जाता है, 6 1 जा 6 और 3 2 जा 6 होता है इक्वल टू 0। 6 में से 2 माइनस करेंगे 4 होगा -y, 3 में से 2 माइनस करेंगे -2 होगा, +1 6 - 6 और 0, -4x प्लस 2y प्लस 0 इक्वल टू 0। इसे हम लिख सकते हैं इसको 4x इक्वल टू 2y, या 2 से 4 काट देंगे, y इक्वल टू 2x। दोस्तों ध्यान दीजिए, y इक्वल टू 2x, या इसको लिख सकते हैं y - 2x इक्वल टू 0। ओके, तो आप ये कह सकते हैं बच्चों कि यहाँ जो पॉइंट दिया है 1 2 और 3 6, इन दोनों पॉइंट से जो इक्वेशन, जो लाइन बन रही है, उस लाइन का जो इक्वेशन होगा वो होगा y इक्वल टू 2x, यानी y - 2x इक्वल टू 0। सेम इसी प्रकार, सेम टू सेम इसी फॉर्मूले पे सेम यही कंडीशन रहेगा, और आप दूसरी क्वेश्चन को कॉपीराइट करते हुए चले जाएंगे, बस आपका ये डिजिट चेंज हो जाएगा और रिजल्ट जो आएगा वो आपके सामने आएगा। ओके बच्चों, पांचवा क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का पांचवा क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट। द एरिया ऑफ ट्रायंगल, द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट with vertex 2 - 6 5 4 and k 4, then find k। देखिए पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, 5 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है, द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट विथ वर्टेक्स 2 - 6 5 4 and k 4, then find k। एक ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट दे दिया है और उस ट्रायंगल का एरिया भी बता दिया है। बताना ये है कि उस वर्टेक्स में एक अननोन नंबर पॉइंट के है, उसकी की वैल्यू क्या होगी। सॉल्यूशन में देखिए दोस्तों, आपको हम दिखाते हैं। अगर ये ट्रायंगल है, ध्यान दीजिए आप, अगर ये ट्रायंगल है और इसका वर्टेक्स ए बी एंड सी है, ए को 2 - 6, बी को 5 4 और सी को हम k 4 मान लेते हैं।
y1 x2 y2 x3 y3 हो। तब देखिएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इक्वल टू 35 स्क्वायर यूनिट्स। ध्यान दीजिए, अगर ABC एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के वर्टेक्स आप देख पा रहे हैं, तो इस ट्रायंगल के एरिया 35 स्क्वायर यूनिट दे दिया है। दोस्तों इस फार्मूला का प्रयोग हमने इसके पहले चारों क्वेश्चन में किया और इसमें भी करके हम के का वैल्यू आपको फाइंड करके बता रहे हैं, जिसके का हमें वैल्यू बताना है, इसका वैल्यू बताना है। ध्यान दीजिए यहाँ पे x1 की वैल्यू 2 है, x2 की वैल्यू 5 है, x3 की वैल्यू k है, y1 की वैल्यू -6, y2 की वैल्यू 4 और y3 की वैल्यू भी 4 है। 1 1 1 35। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अगर हम यहाँ पे 1/2 रहेगा, छूट गया था, ध्यान दीजिएगा। इस 1/2 इस 2 का इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 70 हो जाएगा। अब यहाँ से हम सॉल्व करते हैं 2। अगर 2 लेते हैं तो ये कॉलम और ये रो खत्म हो जाएगा आपका, 4 4 1 1 माइनस होगा, 6 लेते हैं, 6 के साथ माइनस से प्लस हो जाएगा, ये रो और ये कॉलम खत्म हो जाएगा। यहाँ पे 5 के 1 1 और प्लस 1 लेते हैं ये, तो ये कॉलम और ये रो खत्म हो जाएगा। यहाँ होगा 5 के 4 4 इक्वल टू 70। ध्यान दीजिए दोस्तों, ये आपका 2, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई 4 - 4 प्लस 6, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई 5 - के प्लस 1, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई 5 4 जा 20 -4 के इक्वल टू 70। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि 4 में से 4 माइनस करेंगे 0, और यहाँ इसको अगर मल्टीप्लाई कर दें, ये 30 - 6 के, और ये आपका हो जाएगा 20 - 4 के इक्वल टू 70। अब यहाँ देखिए -6 के और -4 के, ये आपका होगा -10 के, ये 0 हो जाएगा, ये 20 है और ये 30 है, ये आपका हो गया 50 और ये आपका 70। इसको इधर करेंगे तो ये 10 के इक्वल टू 70 - 50, यानी -10 के इक्वल टू 20। अब यहाँ पे इस 10 से 22 टाइम कट जाएगा, ये माइनस इधर हो जाएगा, तो k इक्वल टू -2। दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पे k की वैल्यू कितनी आ गई, -2। तो एक मिनट आप लोग को मैं ये बता दूँ कि किसी भी प्रश्न को सॉल्व करने से पहले आप थोड़ा सा भी घबराइए मत। प्रश्न चाहे कितना हार्ड हो, उस प्रश्न को 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 10 बार पढ़िए, बार बार पढ़िए, जब तक कि वो प्रश्न आपके दिमाग में पूरा बिना पढ़े समझ में ना आ जाए। यानी अगर हमें कोई प्रश्न समझ में नहीं आता है तो इसका एक रीजन ये भी है कि प्रश्न को हम पढ़ते जाते हैं और पीछे से भूलते जाते हैं। कारण ये भी है कि वो हमें समझ में नहीं आता है। दूसरा रीजन प्रश्न को समझ में ना आने का, जब हम कोई एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं सॉल्व करने के लिए, तो उस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले उसके पहले जो उस एक्सरसाइज के बारे में डिफिनेशन लिखा है, उस एक्सरसाइज के बारे में जो थ्योरम लिखा है, उसको हमें पढ़ लेना चाहिए। उस एक्सरसाइज के बारे में जो एग्जाम्पल दिया गया है, उस एग्जाम्पल को सारा स्टडी कर लेना चाहिए। दोस्तों हम आपसे बता दें कि एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में, कंपटीशन में या IIT के थ्रू जो भी एग्जाम कराई जाती है, बीटेक के ये कराई जाती है, उन सारे में मैक्सिमम खास करके एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन स्टूडेंट को एक्सपीरियंस करने के लिए होती है, 10-20% एक्सरसाइज से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन खास करके वो एक्सपीरियंस के लिए दिया जाता है। बोर्ड में पूछे जाने वाले जो प्रश्न होते हैं वो प्रश्न होते हैं
मैक्सिमम यानी 80% कह सकते हैं, वो सारे प्रश्न होते हैं एग्जाम्पल के। और आपको मैं बता दूं कि एग्जाम्पल के सारे क्वेश्चन अगर आप सही ढंग से स्टडी कर लिए हैं, किसी एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले उसका जो डिफिनेशन लिखा है, उसका जो इंट्रोडक्शन दिया गया है, उसमें उस एक्सरसाइज में यूज करने वाले जो फार्मूला दिया गया है एक्सरसाइज से पहले लिख दिए जाते हैं। कोई भी बुक हो, कोई भी मैथमेटिक्स की बुक हो, कोई भी एक्सरसाइज आप स्टार्ट करें, उस एक्सरसाइज से पहले उस एक्सरसाइज में यूज होने वाले सारे फार्मूला को ऑलरेडी बता दिया जाता है। तो दोस्तों मेरी एक राय मानिए, आपको एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले डिफिनेशन पढ़ लीजिए, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ लीजिए, उस एक्सरसाइज में कौन से फार्मूले यूज होने वाले हैं उन सारे फार्मूलों को पहले स्टडी कर लीजिए, फिर उस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल को स्टडी करिए और उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन को स्टडी करिए। मैं 100% कह सकता हूँ कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अपने आप पे भरोसा रखें और मेहनत करें। हम टीचर बस एक गाइडलाइंस है, हम आपको बस बता सकते हैं, एग्जाम के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपको एग्जाम बेहतरीन तरीके से, बेहतरीन ढंग से निकालना है तो आप आज से और अभी से किताब पढ़ना स्टार्ट कीजिए। ओके।